हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एनपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, हमने इस फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है और आज मैं लेके आया हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले तो अपने हाइड्रोस्टैटिक्स तो कंप्लीट कर दिया था। आज के जो लेक्चर में है हाइड्रोडायनेमिक्स और नॉन आइडियल फ्लूइड कंप्लीट कर देंगे, है ना। जो अपन आज कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है अपना टॉपिक हाइड्रोडायनेमिक, जहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लो करेगा। ठीक है, अपन टाइप पढ़ेंगे फ्लो के, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल फ्लूइड, जिसमें नॉन आइडियल फ्लूइड में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी कवर कर लेंगे। ठीक है, और फिर अपना जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अपन लास्ट जो अपन 11th की बात करें, क्लास 11th की बात करें तो उसके अपन ने लगभग 95% कोर्स कंप्लीट कर दिया है। ये जो लास्ट लेक्चर है फ्लूइड का वो हो जाएगा और लास्ट में अपन यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट कर देंगे। तो अपनी जो क्लास 11th का पोर्शन है फॉर जेईई एंड नीट वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन 12th स्टार्ट कर देंगे, जिसमें 12th का पहला जो लेक्चर होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक का होगा। ठीक है, तो ये ऐसी सीरीज रहेगी अपनी। ठीक है, 1 बाय 1 अपन 12th भी कंप्लीट कर देंगे, है ना, 15 से 20 दिनों में। तो ये आपके लिए जो क्रैश कोर्स मैंने बनाया है बहुत ही इफेक्टिव होगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल डेफिनेटली कर लेना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है बड़े एनर्जेटिक के साथ शुरू कर देते हैं। ठीक है, और देखो सबसे पहले हाइड्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो, है ना, कि फ्लूइड कैसे कितने कितने टाइप के फ्लो होता है। दैट इज पहला आता है अपने पास स्ट्रीमलाइन, है ना, स्ट्रीमलाइन। और वो कैसा होता है कि यहाँ पे जो अपने पास जैसे इस तरफ मान लो ऐसे फ्लूइड हो रहा है ना, ये अपने पास ये क्या थी अपने पास, एक बार मैं बना देता हूँ अलग से, ये ऐसे बना देते हैं। तो ये अपने पास एक पाइप थी, ठीक है, पाइप है जिसमें से क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है कि उसके किसी एक पॉइंट पर जितने भी यहाँ से जो पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं फ्लूइड के, वहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक ही पॉइंट पर जितने भी पार्टिकल जा रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इस टाइप की जो अपन फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है। इट इज अ फ्लो इन विच ऑल फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू, यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो पास हो रहे हैं एक पॉइंट से विद द सेम स्पीड से। यहाँ से जितने भी पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं वो सेम स्पीड से। जैसे अपन सिंपल है कि एक मान लो कि रोड है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पे गाड़ी चल सकती है। तो जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है, चाहे बाइक हो कुत्ते भी हो, वो वहाँ पे सिर्फ 40 किलोमीटर पर सेकंड से ही जा सकती है ना। तो वो इस टाइप का जो फ्लो हो रहा है ना, रैंडमनेस नहीं वहाँ पे, एकदम सिमिलर, सिर्फ जा ही रही है आ नहीं रही है ना। तो इस टाइप का अपन बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना, एकदम सिस्टमेटिक से। तो यहाँ पे ये, और हमेशा ये भी याद रखना कि जो स्ट्रीमलाइन, दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वेक्टर 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। और स्ट्रीमलाइन पर अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो, तो टेंजेंट के अलॉन्ग क्या हो जाएगी अपने पास, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये था अपने पास स्ट्रीमलाइन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे वही मैंने समझा दिया। अब आता है दूसरा लैमिनार फ्लो, है ना। लैमिनार फ्लो क्या होता है, इट इज़ अ फ्लो इन विच लिक्विड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर, यानी कि जो अपने पास लिक्विड है वो एक प्रकार से लेयर के फॉर्म में चलता है। ठीक है, ऐसे, है ना, ये लेयर के फॉर्म में ऐसे अपने पास चलता है। आगे अपन पढ़ेंगे इस लेयर के बारे में थोड़ा अच्छे से, है ना। तो ये से लेयर के फॉर्म में फ्लूइड फ्लो करता है। इस टाइप का जो फ्लो होता है जिसको अपन बोलते हैं लैमिनार फ्लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब टर्बुलेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, रैंडमनेस, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, अपने पास सुनामी आ गई, तो इस टाइप का जो फ्लो होता है, जैसे नदी अपने पास होता है ना, समुद्र में लहरें कैसे उठती है, इस टाइप का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है। ये आपको याद रखना है ना। तो जो देखो यहाँ पे लाइफ की लेसन भी सिखाती है बहुत सारी चीज़ें, कैसे कि टर्बुलेंट के अपन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। तो ऐसा कैसा अपनी लाइफ में भी फंडा है कि जो यहाँ पे जिसके दिमाग में कोई मतलब किसी प्रकार का कोई गोल ही नहीं है, ठीक है, अव्यवस्थित पड़ा है ना, जिसके जीवन अव्यवस्थित चल रहा है, तो उनको अपन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि आपको इस टॉपिक से, इस जेईई के टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा, है ना। तो साइंस के बहुत सारे कंसेप्ट है जो अपन को लाइफ लेसन सिखाता है, तो मैं आपको टाइम टाइम पे बताता रहूँगा, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस है नहीं, जो कि आपको पता ही है क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे हटा दिया। बस आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे रेडॉल्ट नंबर होता है ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें वेस्कोसिटी होती है, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है, डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी जो भी दिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे एन नंबर की जो रेंज है वो आपको याद रखनी है ना, रेंज अगर बदलें तो ये, तो अपने पास जो 0 से 100 के बीच में वो अपने पास है स्ट्रीम लाइन होता है ना, ये अपन ऐसे मान लो कि स्ट्रीम लाइन है, ये अपन स्ट्रीम लाइन। और अगर अपने पास जो रेंज है एन की वैल्यू 2000 और 100,000 के बीच में, तो वो यहाँ पे लैमिनार हो सकता है, टर्बुलेंट हो सकता है ना, और अगर ज़्यादा है तो टर्बुलेंट हो जाएगा। ये आपको मेन याद रखनी है रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब आते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड में पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी की इक्वेशन, और एक अपने पास आएगी आगे बर्नौली थ्योरम। तो इनसे दोनों की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, दो हाथ से। एक तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन मैं सिंपली बता देता हूँ आपको सवाल कैसे करने होते हैं, कि यहाँ से एक इक्वेशन आएगी कंटिन्यूटी वाली, ठीक है, और एक इक्वेशन आएगी अपने बर्नौली थ्योरम से। दो इक्वेशन आएगी, दो सॉल्व करनी है, आपको जो डेटा चाहिए वो आप निकाल सकते हो, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ये क्या बोलती है कि जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास ये है, एक अपने पास पाइप है, और यहाँ से मैं अगर देखना चाहूँ, कलर चेंज कर इतने में, है ना, आपको पता है कि यहाँ से वैल्यू V1 से गया और यहाँ से V2 से गया होगा। इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन दैट इज A1 एंड हेयर इज एरिया A2, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास मान लेते हैं dx, छोटा सा अपन डिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ से जितना वॉल्यूम गया उतना का उतना निकला होगा, सिंपल है। तो अपन वॉल्यूम फ्लो जो यानी कि जो फ्लो रेट अपन देखें, है ना, dy/dx, तो वो अपन पहले तो इसका वॉल्यूम देखते हैं, dv क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास a × dx। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ dt से, जो फ्लो रेट आ जाएगा वॉल्यूम का, तो dt से डिवाइड करता हूँ, तो आप ध्यान से देखना, हेयर इज dx/dt इज वेलोसिटी, और ये अपने पास फ्लो रेट आ गया। तो अपने पास जो फ्लो रेट आ गया dv/dt, वो अपने पास क्या आ रहा है, a × v। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, जितना गया उतना आ रहा है, फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ दोनों जगह, तो यहाँ पे जो a × v है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा a1v1 = a2v2, बस यहाँ पे ये। और यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के है, यानी कि जितना एरिया ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जितना एरिया कम होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आपने देखा होगा फुहारे जब करते हैं तो अपन जैसे एक पाइप होती है उसके आगे अंगूठा रख देते हैं, तो वहाँ पे वो जो वेलोसिटी होती है ना वो बढ़ जाती है वाटर की, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एरिया कम हो गया, है ना, जैसे अंगूठा अपन थोड़ा रखा, एरिया कम हो गया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना, फ्लो रेट कांस्टेंट रखने के लिए। तो यहाँ पे वही अपन डेली लाइफ में करते रहते हैं सारी चीज़ें एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन निकल के आती है ये, है ना, ये लिखा है a1 = a2v2। यहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। सवाल है, सिंपल है, देखो यहाँ से अपने पास एरिया कितना है, a/4 है ना, और ये a है, तो यहाँ पे 10 है, तो अपन को पता है कि v है वो a है ना, तो यहाँ पे 10 था तब a था, तो a/4 हो गया, तो कितना जी वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 10 थी तो 40, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, या तो इक्वेशन भी लगा के सॉल्व कर सकते थे, है ना, ये तो अपने पास आ जाएगा 40। आगे बढ़े, अब ये कैसे करेगा, देखो आपको पता है कि यहाँ से वॉल्यूम जा रहा है वो दो भागों में डिवाइड हो रहा है, तो अपन को पता है कि यहाँ पे जो a1v1 है वो किसके होगा, a2v2 + a3v3, बस ऐसे करना है। सारी चीज़ें दी है यहाँ पे, एरिया कितना अपन को दिया a × 10 = एरिया दिया है a/3 इंटू वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे जो एरिया दिया है a/4 × 20, बस सॉल्व कर देना, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आंसर आता है दैट इज 10 मीटर/सेकेंड। तो ये था अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन, ज़्यादा कोई इतना है नहीं, ठीक है, अपन ने समझा दिया। अब आते हैं अपने पास बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस है, ठीक है, जैसे कि हवाई जहाज का ऊपर उड़ना, वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये उनके काफ़ी है, बर्नौली थ्योरम के बेसिस पे है। तो ध्यान से देखो, अपने पास यहाँ से जो भी है यहाँ से जा रहा है और इस हाइट पे जा रहा है, तो मैं देखो इतना डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, इंपॉर्टेंट भी नहीं है डेरिवेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका रेफरेंस हाइट है ना, यहाँ पे मैं आगे ही बढ़ा देता हूँ, तो अपने पास ये है, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एक रेफरेंस मानता हूँ, ये हाइट h1 है, ये हाइट h2 है, यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज़ P1 है, यहाँ का जो एरिया है दैट इज़ A1 है, यहाँ की जो वेलोसिटी है दैट इज़ V1 है, यहाँ का जो प्रेशर है दैट इज़ P2 है, यहाँ का जो एरिया है A2 है ना, A1 A2 है, और वेलोसिटी क्या है V2 है। ये अपन को डेटा पता है। तो बर्नौली थ्योरम ने जो एक फॉर्मूला अपन को दिया, ठीक है, उन्होंने क्या दिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दिया कि प्रेशर + ½ ρ V²
प्लस रो जी एच, ये होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट। ये क्या होते हैं मैं टर्म्स में बता देता हूँ। जो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स में लिखे, ये क्या होते हैं, इनका जो सम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे जो ये वाला टर्म्स है दैट इज, इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी एनर्जी, जो भी है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। ये सारे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी और पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा, अपने पास काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, ठीक है। और अपन जानते हैं कि ये देखो क्या होता है कि जो अपने पास W होता है वो होता है P इंटू डी वी होता है ना। तो यहाँ से अपने पास जो P होता है वो dW अपॉन dV होता है। तो ये क्या है, वर्क डन बाय पर वॉल्यूम है ना। तो वही है सारी चीज़, इसको प्रेशर एनर्जी नाम दीजिए। और ये अपने पास है पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपको याद हो गया। तो ये अपने पास जो इक्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इस दोनों पे लिखना चाहूँ, है ना, यहाँ पे इसको मैं अगर मान लो रेफरेंस, इन दोनों के लिए जो इक्वेशन लिखना चाहूँ तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका जो P1 प्लस हाफ रो तो पानी वही है, तो रो अपने पास वही हो जाएगा, रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी, यहाँ पे H1 हाइट है, इजिकल टू हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बस ऐसी इक्वेशन आपको लगानी है। तो एक तो अपने पास कंटिन्यूटी से इक्वेशन आ जाएगी, एक अपने पास किससे आ जाएगी, बर्नौली थ्योरम से आ जाएगी। तो दोनों से आप इक्वेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये था अपने पास बर्नौली थ्योरम। यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं, जैसे अपन अगर डिवाइड करते हैं ना, ये अपने पास था प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज टू कॉन्स्टेंट। इसको मैं डिवाइड करता हूँ ना, डिवाइड बाय जी एच, क्या रो जी से, यहाँ पे रो जी से डिवाइड करता हूँ तो अपने पास ये निकल के आता है दैट इज़ P अपॉन रो जी प्लस H, ये हो जाएगा प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन 2G इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, इनको बस बोला गया है ना। तो ये अपने पास इक्वेशन निकल के आती है, यहाँ पे इसको बोलते हैं अपन प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। और इसको बोलते हैं अपन वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे ये तीन टर्म से कभी यूज में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ना। ये आपको बोल दिया कि ग्रेविटेशनल हेड मतलब आपको हाइट दी गई है, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा बर्नौली थ्योरम के बारे में था। यहाँ पे वो जो सारी चीज़ें लिखी है, यहाँ पे सब टर्म्स लिख दिए हैं कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। एक्चुअली प्रेशर एनर्जी प्रेशर ही है, बस बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो की अपन बात कर रहे हैं। और फ्लूइड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड जो भी एरिया है उसके इक्वल होता है। ये आपको समझ में आ गई क्या बात। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आगे बता दी। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंस से लिख सकते हैं। अब आता है एफ्लेक्स, है ना। एफ्लेक्स के ऊपर ज़्यादा सवाल देते हैं कि यहाँ पे अगर ऊपर छेद कर दूँ तो यहाँ पे कितना पानी जाएगा, इतना जाएगा, इतना जाएगा, ये इतना जाएगा, ये सारी चीज़ें। अब इसको अपन वन बाय वन देखते हैं ना। तो देखो एफ्लेक्स के बारे में कैसे यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। ये कंटेनर है ना, यहाँ पे एक छोटा सा मैंने छेद कर दिया। तो आप ध्यान से देखो इसका जो फ्लूइड कैसे फ्लो होगा मैं बता देता हूँ। ये ऐसे होगा, है ना। क्या होगा, ऐसे। यहाँ से हाइट कितनी है, h है, हाइट h है, और इसकी जो हाइट है दैट इज़ कैपिटल H हो जाएगी। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज़ कैपिटल A है, ठीक है। और ये कंटेनर का मान सकते हैं, कंटेनर का एरिया है। और यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे मैं अलग अलग पेन से लिख देता हूँ। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की जो वेलोसिटी है V होल है, एरिया होल का है ना। और इसकी जो वेलोसिटी है नीचे आ रहा है V लिक्विड मान लेता है ना, V लिक्विड का। यहाँ पे ये समझ में आ गई क्या। तो यहाँ पे जो इसका एक्चुअल में ध्यान से मैं डायग्राम बनाता तो ये अपने को ऐसे लग रहा है, इस टाइप की है ना, एक लिक्विड है जहाँ पे ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे एरिया भी है, ठीक है, वेलोसिटी VL भी है ना, एरिया कंटेनर का भी है। यहाँ पे जो अपने पास वेलोसिटी VH भी है, एरिया H भी है होल का, है ना। सारी चीज़ें अपन को पता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन बस एक तो सबसे पहले तो अपन कंटिन्यूटी से निकाल देंगे, है ना, कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ध्यान से देखना। तो अपने पास ये अपन क्या मान लेते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं।
ये अपन को पता है कितनी हाइट है h, समझ में आ रहा है क्या। तो ये अपन ने मान लिया रेफरेंस। तो पहले तो सबसे पहले ये देखो कि जो अपने पास ए सी और वी एल है वो किसके इक्वल होगा, ए एच वी एच के। यहाँ से एक तो इक्वेशन आ गई, बात समझ में आ गई क्या, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लिखूँ मैं, बर्नौली थ्योरम से। मैंने आपको बताया एक बर्नौली थ्योरम से आएगी, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो रेफरेंस तो ये हो गया। तो मैं किसको मानो, पहले ये मान लेता है ना, पहले इसको एक इसको मान लेता है ना, 1 इसको मान लेते हैं। तो आपको पता है कि प्रेशर यहाँ पे क्या लग रहा है, दैट इज पी नॉट। यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, पी नॉट ही लग रहा है। दोनों तरफ क्या लग रहा है, पी नॉट ही लग रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा प्रेशर एनर्जी पी नॉट प्लस हाफ रो वी एल लिक्विड का स्क्वायर प्लस रो जी एच कितनी है यहाँ पे, एच हाइट एच है, सही लिखा मैंने। तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे प्रेशर पी नॉट ही है प्लस हाफ रो वी होल का स्क्वायर प्लस रो जी एच, एच हाइट कितनी है 0 है, यानी रो जी और ये 0 लिख दिया रेफरेंस पे ये। तो H2 की वैल्यू कितनी है 0 है। तो यहाँ से देखो जो कैंसिल हो रही है चीज़ें उसको कैंसिल कर देते हैं, ये से ये गया है ना। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज़ क्या निकल के आएगी, रो तो वैसे भी जा रहा है ना, रो से रो गया, और क्या हो रहा है यहाँ पे, और वी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 इंटू रो जी तो वैसे भी गया। तो इस तरफ आ जाएगा अपने पास 2g से मल्टीप्लाई करूँगा तो v, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, ये अपने पास हो जाएगा वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर। तो एक मिनट सर, आप एक ऐसे करो, आप ऐसे करो कि वी एच स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर, इसको इस तरह लेकर जाओ तो, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2gh है ना, 2gh इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो होल की वेलोसिटी आएगी है ना, जो होल की वेलोसिटी आएगी दैट इज रूट 2g h अपॉन 1 माइनस एरिया किसका, ये अपने पास होल अपॉन एरिया लिक्विड का कंटेनर का ना स्क्वायर, ये निकल के आता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए ना। तो अपने पास जो निकल के आता है होल की रूट 2gh 1 माइनस ए एच अपॉन ए सी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखोगे अपन को पता है कि जो होल का है एरिया वो बहुत छोटा है कंटेनर से, तो अपन यहाँ पे इसको 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो वी एच आ जाएगा दैट इज रूट 2gh है ना। डायरेक्ट आपको पता है कि यहाँ से एक कंटेनर है, तो यहाँ पे h हाइट पे जो वेलोसिटी होती है ना, h हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वी एच की दैट इज कितनी होगी रूट 2gh है ना। ये आप मान सकते हो, कब मान सकते हो, जब अपने पास जो होल का एरिया है वो बहुत कम दिया है ना, बहुत कम दिया है तब अपन मान सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये अपने पास ये आता है, तो ये अपने पास वेलोसिटी भी निकल के आ गई। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास, हाँ देखो इफ्लेक्स की जो वेलोसिटी आती है वो ये आती है निकल के, और यहाँ पे अगर डायरेक्ट देखो तो जो होल की वेलोसिटी आती है रूट 2gh है ना, ये मैं डायरेक्ट भी मान सकता हूँ। इतना सिंपल है, आगे बढ़े क्या, चलो। तो अपन एक सवाल करते हैं, ये सवाल अच्छा है, कैसे करते हैं देखो। क्या बोला गया है कि एक वेरी स्मॉल होल, यानी कि होल बहुत छोटा दिया है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो अपन को कितनी माननी है रूट 2gh है ना, ये माननी है। और अपन को ये हाइट दी है h दिए, डेप्थ डी जो h हाइट पे साइड कंटेनर और फ्लूइड जो भी है, हाँ जो भी हो रहा है। और ये क्या बोला है कि रेंज अपन को निकालनी, कि कितनी रेंज पे जाके ये गिरेगा, ये अपन को r की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। और ध्यान से देखो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, अपन को पता है कि यहाँ से ये कंटेनर की जो हाइट हो जाएगी, आप देखना ध्यान से, h माइनस स्मॉल एस हो जाएगी ना, और यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज रूट 2gh है ना। तो यहाँ से अपन को पता है कि ये r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, बताओ r की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अपन को हाइट पता है, हाइट से यहाँ पे अगर निकालते हैं तो जो r निकल के आएगा वो कैसे, या तो आप इक्वेशन लगा दो काइनेमेटिक्स की, ठीक है। तो अपने पास कैसे आएगा, टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा अपने पास रूट 2gh। एक बार ऐसे करते हैं, देखो अपन को क्या बोला है रेंज निकालनी है, ठीक है, और क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ सच दैट रेंज इज मैक्सिमम, एक अपन को रेंज भी निकालनी है। तो रेंज कैसे आ जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए है अपन को, कुछ सिमिलर मिल रहे हैं, तो रेंज भी अपन निकालनी है और मैक्सिमम किस रेंज पे होगा। तो वेलोसिटी तो अपन ने निकाल दी, सही लिखा है क्या, तो ध्यान से देखो, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू रूट 2h अपन g
ये क्या हो जाएगा अपना टाइम हो जाएगा ना। ये होता है अपन टाइम निकालते थे, तो टाइम क्या आ जाएगा अपने पास, ये टाइम पीरियड को होगा कि नहीं बताओ, मैं आपको काइनेमेटिक्स से इसके रिलेट करके बता रहा हूँ। एक बार मिटा देते हैं। अपन जानते थे कि कोई पार्टिकल है ना, पार्टिकल है, मैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है h हाइट पे यहाँ से फेंका जा रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा था दैट इज टाइम, वो कितना आ रहा था √2h/g आ रहा था, है ना, यही आ रहा था। और रेंज अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ तो वो आ रही थी अपने पास इधर u से आ रही है, तो u/t आ रहा था, u/√2h/g आ रहा था, यही तो आ रहा था। तो इसके लिए सिमिलर वही केस बन रहा है, तो यहाँ पे अपन कैसे लिख देंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन कि यहाँ पे जो रेंज बनेगी वो u मतलब v, यानी कि √2gh, और रूट h कितना है यहाँ पे इसके लिए h माइनस स्मॉल h और g, तो यहाँ से g से g कैंसिल हो गया है ना, g से g का सत्यानाश, और यहाँ से अपने पास निकल के आएगा, ये अपने पास रूट अंदर आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, है ना, तो 2 इंटू रूट, और ये हो जाएगा h माइनस स्मॉल h, बस ये निकल के आती है रेंज, है ना, ये रेंज निकल के आई और अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ पे अपने पास देखो एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन भी दिए 2 तो ये नहीं आएगा, अंदर आएगा तो 4 ही रहेगा, तो ये अपने पास या तो ये हो सकता है, ये तो गए है ना दोनों ऑप्शन। अब ध्यान से देखो आर मैक्सिमम के लिए देखना है, तो आर मैक्सिमम देखना है अपन को रेंज, तो आपको पता है यहाँ पे फंक्शन बन रहा है ना, तो मैक्सिमम कब होगा वो अपन को पता है, तो मैं यहाँ पे आगे बता देता हूँ। आर जो अपने पास निकल गया दैट इज़ 4√h माइनस किस हाइट पे जो रेंज होगी मैक्सिमम, तो यहाँ से वही बन रहा है ना, y अपने पास फंक्शन क्या बना h माइनस स्मॉल h, तो dy/dh इजिकल टू 0 करना है, यानी कि हो जाएगा h माइनस 2h इजिकल टू 0, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है h/2, यानी कि हाइट की आधी की होगी तब अपने पास जो निकल के आएगा दैट इज़ ये आएगा। मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या, 2 कैसे आ रहा है, चलो एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 2 यानी 4 आ जाएगा, सही है, ऑप्शन गलत दिया है यहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए है ना, ये नहीं आएगा अपने पास, ऑप्शन इज राइट h/2 है ना, ये आ जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, आपको समझ में आना चाहिए कि आर पहले तो कितना होता है √4, अगर यहाँ पे आ जाए √4h माइनस ये होता है स्मॉल h, और अगर आर मैक्सिमम देखना है तो कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू h/2 होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, हाँ, तो अब यहाँ पे एक आता है टाइम, कि कितने टाइम बाद ये पूरा कंप्लीट खाली हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छी कैटेगरी का सवाल है, इसको करते हैं कैसे, कि अपने पास एरिया A4 क्या दिया है ये, हाँ जो भी है, वेरी स्मॉल होल है ना, वेरी स्मॉल होल दिया है, और पंक्चर किया गया है एट डेप्थ h, और वन साइड ऑफ द कंटेनर फिल्ड हाउ मच बीकर विल बी कंप्लीट एम्प्टी, यानी कितने टाइम बाद एम्प्टी हो जाएगा। देखो करते हैं इस सवाल को, कैसे होगा ये, यहाँ पे अपन को पता है कि VH होगा, और VH की वैल्यू भी पता है √2GH, है ना, हाइट कितना है h अपन को पता है कि हाइट h है, और ये कंटेनर फुल भरा गया है, इसका जो एरिया है दैट इज A कंटेनर का है, और जो वेलोसिटी है V, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी अपने पास V लिक्विड की, ये अपन को पता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक टाइम बाद मैं देखता हूँ, ठीक है, t=0 है ना, एट t=0 पे तो अपन को ये दिखा, अब मैं देखता हूँ t=t पर, है ना, एट t= टाइम t, है ना, यहाँ पे देखता हूँ तो अपने पास जो कंटेनर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंटेनर इतना खाली था, यहाँ से जो लेंथ है ये अपन ने मान ली x, कितनी लेंथ मान ली x, और आप ध्यान से देखना यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे जो वेलोसिटी है किसकी, v लिक्विड की, और जैसे जैसे इस तरफ आ रहा है तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो VL है यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, जो VL है वो क्या एक्चुअल में dx/dt है, लेकिन नेगेटिव के, बात समझ आ गई क्या, ये dx यानी कि x डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये लेंथ है VL = माइनस dx/dt है, ये अपने पास आ गया। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी बताओ, कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ से अपने पास मैं लिख देता हूँ, क्या एक पेज ऐड कर देते हैं, तो अपने पास कंटिन्यूटी इक्वेशन थी दैट कंटेनर V लिक्विड का = A होल का और वेलोसिटी होल की, तो यहाँ से अपने पास ये क्या लिख दूंगा, एरिया कंटेनर का है, ठीक है, A, और ये क्या हो जाएगा dx/dt बट माइनस की हो जाएगी ना, और ये हो जाएगा अपने पास एरिया होल का A, और यहाँ पे आई थिंक मैं बाद में पुट कर दूंगा, और ये बनकर √2GH,
ठीक है, √2GH सही है ना। हाइट पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास स्मॉल h हो जाएगा। x लेंथ पे है तो यहाँ पे x हो जाएगा, नहीं मैं यहाँ पे x हो जाएगा। सही लिखा है क्या मैंने? देखो एक बार ध्यान से, एकदम करेक्ट लिखा है। तो बस यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक बार सही से कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैसे, dt को इस तरफ भेजता हूँ तो अपने पास आ जाएगा dt, और dt इस तरफ आ गया तो ये अपने पास हो गया AC अपॉन AH, ये हो गया। और माइनस का आगे आ जाएगा और क्या आ जाएगा, √2GS है ना, 1 अपॉन आ जाएगा √2G, और यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे करता हूँ x dx आ जाएगा। सही लिखा है क्या मैंने? ये रूट का आ जाएगा और इंटीग्रेशन करना है 0 से टाइम t तक, कंप्लीट टाइम t, और t0 पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ कितनी थी पहले, हाइट s थी, फिर ये हो जाएगी x की वैल्यू 0। इसको ही सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ये अपने पास t हो गया t0, और ये हो जाएगा अपने पास AC अपॉन, ये तो लिमिट चेंज कर दूंगा तो नेगेटिव हट जाएगा है ना। यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी तो यहाँ पे नेगेटिव हट जाएगा, तो यहाँ पे AC और √2G, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 है तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। सही लिखा है क्या मैंने? इंटीग्रेशन, और यहाँ पे पॉजिटिव है 0 से h, मैंने नेगेटिव हटा दिया आगे से, तो अपने पास t0 निकल के आता है, ये आता है निकल के कितना आता है, ये h की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। मैंने सही लिखा है क्या? √2GH, और ये कितना हो जाएगा अपने पास, h माइनस x आएगा शायद। देखो मैंने यहाँ पे जो अपन वेलोसिटी लिख रहे थे वो कौन सी लिख रहे थे, x की थोड़ी लिख रहे थे, तो यहाँ पे x, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी, बताओ, जितनी ऊपर हाइट थी यहाँ से है ना। वैसे हाँ x ही तो थी ऊपर, सही लिखा मैंने ना, सही लिखा है। बस यहाँ से अपन एक बार निकाल देते हैं, AC निकल के आ जाएगा AH √2GH, और s की पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3। सही लिखा क्या? कुछ गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं, एक बार देख लेते हैं। ये dx HC, और ये होल का आ जाएगा अपने पास होल, और √2GS, और जितनी हाइट पे है तो यहाँ पे √2GX से लिखा है, और यहाँ पे ये जाएगा। ओके 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 स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ी कर दी, मैंने आपको बोला ही था कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, √2x हो जाएगा। सही लिखा है अपने, √2x हो जाएगा। तो ये अपने पास, मैं यहाँ से वापस करेक्शन कर देता हूँ है ना, एक बार वेट स्टूडेंट, ये अपने पास √2x है, ठीक है, इंटीग्रेशन है। तो आपको पता है √2 माइनस पावर है 1 आ जाएगा, तो x √2 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1/2, और 2 ऊपर आ जाएगा ना, 1/2 नीचे लिख देता हूँ, और लिमिट आ जाएगी अपने पास 0 से h। तो अब देखो डायरेक्ट अपने पास आंसर आ रहा है AC अपॉन AH, और देखो √2 ऊपर आ जाएगा, 2 तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, तो √2/G इंटू h हो जाएगा ना, तो यहाँ पे h अंदर आ जाएगा। तो ये निकल के आया, और अपन को कुछ डेटा भी दिया है कि ये अपन को एरिया A दिया था है ना, ये एरिया A दिया है, और इसका जो एरिया है वो स्मॉल a दिया है। तो बस वही बात है ना, यहाँ पे जब मेरे पास t0 आ गया वो a अपॉन स्मॉल a √2h/g। देखो अपन को ये तो पता है कि √2h/g होता है टाइम है ना, तो आपको बस इसमें ये करना है कि जो बड़ा वाला एरिया है ना वो ऊपर लेना है, छोटा वाला होल का नीचे लेना है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हो। और ये टाइम मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई थी, अपने मल्टीप्लाई में मान लिया था, तभी मैंने सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो ये अपने पास निकल के आंसर आता है ये, ठीक है। तो ये था अपने पास थोड़ा सा क्या था, इक्वेशंस कैसे अप्लाई करनी है वो अपन ने पढ़ लिया ना। अब आते हैं अपन वेंचुरीमीटर पे। वेंचुरीमीटर क्या करता है, फ्लो रेट करता है ना, कि कितने फ्लो से जा रहा है, बस ये करता है। तो यहाँ से बस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे हाइट H1, जो भी यहाँ पे गैप है ना, ये अपन को हाइट का गैप दिया है। तो यहाँ से अपन को पता चलता है कि प्रेशर कितना होगा। बात समझ आ गई क्या? तो यहाँ से देखो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है क्या, बताओ? नहीं होता है। तो आपको पता है यहाँ पे एरिया बड़ा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे एरिया यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। वेलोसिटी कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा है ना। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2। P1 इज़ ग्रेटर देन P2 कैसे आया वो बताता हूँ। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस यहाँ पे सेम मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, रेफरेंस मान लेता हूँ। तो हाइट दोनों की सेम, यानी कि यहाँ से अपन को ये पता चला कि प्रेशर प्लस हाफ रो V² = कांस्टेंट आ रहा है, ये है ना।
दोनों में वो तो जीरो है ना, रेफरेंस ही वही मान लिया, तो पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम तो जीरो हो गई। तो यहाँ से अपने पास ये निकल गया है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। यहाँ से ये पता चल रहा है ना कितना स्क्वायर के है, और वो अपन को नहीं देखना है, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपने पास वेंचुरीमीटर। तो यहाँ पे अपन को ये पता चला कि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इसी कारण से। तो बस यहाँ पे प्रेशर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेशन लगा के। तो यहाँ से आप देखो, पहले तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एक तो इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, है ना, एक इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, बनने वाली थ्योरम से, इसकी इक्वेशन से। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा दैट इज P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। दो इक्वेशन यहाँ पे, दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अपने पास निकल के आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे निकल के आंसर आता है। तो यहाँ पे ये आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो आगे जाके, है ना। तो ये प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दो इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, करें क्या, इसको सॉल्व करें क्या, बताओ, करना चाहोगे इसको? तो चलो करते हैं। यहाँ पे V1 और वेलोसिटी V2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे बताओ। एक्चुअल में देखो, ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या है अपने पास, dV/dt था, अपन लिखा था, है ना। ये क्या था, dV/dt था। अगर मैं A1V1 कर दूँ, पहले तो मैं वेलोसिटी निकालूंगा V1 P2, ठीक है, ये निकालूंगा। और दूसरा क्या निकालूंगा बताओ, दूसरा क्या निकालूंगा, ये निकालेंगे अपन। एक बार मैं देखो, ध्यान से देखो, क्या करते हैं अपन, इसको वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल में तो वैल्यू आती है इसकी, और अपन निकाल के देखते हैं। इक्वेशन क्या है अपने पास, दो इक्वेशन, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, है ना। एक आई अपने पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो 1 नहीं आएगा, यहाँ पे रो ही आएगा ना, क्योंकि रो सेम ही है। यहाँ पे रो V2 स्क्वायर, सही लिखा है मैंने, देख लो ध्यान से, ये मैं मिटा देता हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ अपन को पता है। दो इक्वेशन अपने पास, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, या तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं। और अपन को ये भी पता है, देखो वेंचुरीमीटर में अपन को ये भी पता है, देखो क्या पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज यहाँ पे ऊपर कितना है, P0 है, P0 है, यहाँ पे P0 है। हाइट इसकी क्या है, H2 मान लेते हैं, और इसकी हाइट मान लेते हैं H1, है ना। तो इसका जो डिफरेंस है H, वो क्या है, H1 माइनस H2 है। समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो P0 P1 हो जाएगा, दैट इज P0 प्लस ये हो जाएगा रो जी H1, P0 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा P0 प्लस रो जी H2। तो यहाँ से आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसका चेंज लेना चाह रहा हूँ, चेंज कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2, है ना। इसको मैं इस तरफ भेजता हूँ, तो P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा अपने पास इस तरफ आ जाएगा, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास P1 और P2 का डिफरेंस क्या था, मैं वापस बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था अपने पास, P1 आया था अपने पास P0 प्लस रो जी H1, P2 आया था अपने पास P0 प्लस रो जी H2, ये 1 था 2 था। और P1 माइनस P2 लिखें तो P0 से P0 कैंसिल, तो यानी कि रो जी इंटू H1 माइनस H2, और जो अपन को दिया था H1, है ना। तो अपन को ये पता चला कि रो जी H दिया है। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा अपने पास रो जी H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ से रो कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो जी, सॉरी रो नहीं आएगा, GH, है ना, 2GH। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से अपन कोई भी एलिमिनेट करके निकाल लेते हैं ना, एक बार सॉल्व ही करते हैं, मज़ा आ जाएगा। कैसे, देखो मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे जो V1 की वैल्यू है ना, V1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्या आ रही है, A2 V2 अपॉन A1। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं V1 की वैल्यू, तो ये इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ से एक्चुअल में आप सॉल्व करोगे तो अपने पास निकल के आएगा V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो V2 निकल के आ रहा है स्क्वायर, और ये स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, सही लिखा मैंने, और ये V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ V2 स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2GH। तो यहाँ से जो V2 निकल के आया दैट इज, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, है ना, ये निकल के आया। ये अपने पास क्या है, V2 निकल के आया, थर्ड इक्वेशन। V2 निकल के आया, V1 भी आप निकाल सकते हो ना, इसमें पुट कर देना V2 की वैल्यू, तो अपने पास A2 अपॉन A1 करके V2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कि जो अपने पास V2 निकल के आया वो कितना आया अपने पास, ये अपने पास आ गया √2GH अपॉन क्या निकल के आया बताओ फटाफट, 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, ये निकल के आया है कि नहीं, ये निकल के आया अपने पास V2। और अपन जानते हैं कि जो वॉल्यूम रेट है ना, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, dV/dt है, वो अपने पास V2 दिया था, अपन A2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से अपने पास हो जाएगा V2। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा A2, और ध्यान से देखो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये हो जाएगा अपने पास A2 निकल के बाहर आ जाएगा ना, सॉरी A1 है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ A1 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना A1 करके। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा, ये वैल्यू पुट करूँगा तो A1 A2 इंटू √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये फ्लो रेट आता है निकल के ये। और इसका प्रिंसिपल यही है ना, ये वेंचुरीमीटर का काम ही यही है, ठीक है, फ्लो रेट निकालना। तो यहाँ पे वेंचुरीमीटर का मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है ना, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया कि वेंचुरीमीटर होता है, अपन ने दो इक्वेशन लगाई, बर्नौली थ्योरम वाली, और क्या लगाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ से अपने प्रेशर भी देख दिया, और ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है। आप देखो ध्यान से कि जैसे इसके एप्लीकेशन कहाँ होते हैं मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन की P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। और आपने देखा होगा एरोप्लेन है ना, ये एरोप्लेन होते हैं है ना, ये अपने पास एरोप्लेन है। ध्यान से देखना, इनके जो जब एयर चलती है ना, यहाँ पे एयर चलती है तो इसको ज़्यादा पाथ करना पड़ता है, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे ज़्यादा पाथ करना पड़ता है, कवर है ना। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी हाई होती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम होती है एयर की, तो प्रेशर हाई हो जाता है। तो यहाँ पे जो नेट प्रेशर आता है ना, नेट प्रेशर वो क्या आता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे वही डायरेक्शन, मतलब कहने का मतलब वही है कि जो नेट प्रेशर आ रहा है वो इसको क्या करता है, लिफ्ट करने में काम आता है एरोप्लेन को है ना। तो ये अपने पास इसका एप्लीकेशन है। और आपने देखा होगा कि दो पेज है ना, दो अगर पेज है तो अगर फोक मारते बीच में तो क्या होता है कि वहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो बढ़ गई, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, और बाहर क्या है, एयर की जो वेलोसिटी है वो कम है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता था यहाँ पे, और चिपक से बहुत सारे एप्लीकेशन आपने देखे होंगे, बस या मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको बता दी, ठीक है। आगे बढ़े। और जैसे आपने बुमराह स्पिन किया होगा, जैसे मैंने पहला ही आपको बताया था कि अगर आपने कहीं देखा होगा कई पहाड़ी जहाँ पे इलाके, आप बॉल को घुमा के फेंकना है ना, कोई भी बॉल है इसको घुमा के, जैसे फुटबॉल है इसको घुमा के फेंकना किसी हाइट से, तो इसका फ्लो पाथ चेंज हो जाएगा। इसका रीज़न क्या होता है, ये अपने पास कंसेप्ट आता है ना, कि यहाँ पे अगर ये ऐसे घूम रही है, वो बॉल है अपने पास ओमेगा से ऐसे घूम रही है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी है, यहाँ की जो नेट वेलोसिटी है ना, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो जय बढ़ जाती है, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो घट जाती है, तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इस तरफ जो प्रेशर होगा इस तरफ प्रेशर से ज़्यादा होगा। P2 यहाँ पे P1 लग रहा है, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2, तो ये इस तरफ घुमाओगे तो बॉल नेट जो चलेगी वो इस तरफ चलेगी। ये एप्लीकेशन है, बात को आपको ये ध्यान होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको ये एप्लीकेशन पता होना चाहिए। रीजन क्या है ना, तो स्पिन करते तो बोर्ड कैसे होती है, घूमती है बॉल, वे आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी। आगे बढ़े क्या, तो यहाँ पे यही मैंने इक्वेशन आपको सब सॉल्व करके बता दिया। यहाँ से V1 भी आप निकाल सकते हैं ना। तो ये था अपने पास वेंचुरीमीटर का काम, जो फ्लो रेट चेंज करता है कि कितनी चेक करता है कि कितनी रेट से जा रहा है फ्लो। तो ये था अपने पास आइडियल फ्लूइड। अभी तक दोनों अपन ने पढ़ लिया, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स, ये कंप्लीट हो गया अपने पास पार्ट। अब आते हैं अपन, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज नॉन आइडियल फ्लूइड, जहाँ पे अपन दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, ठीक है। अब अपन फ्लूइड को क्या मान सकते हैं, एक लेयर के फॉर्म में मान सकते हैं, बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर। तो जो विस्कोसिटी होती है वो एक प्रकार से फ्रिक्शन है जो लेयर के बीच में लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो से ये लेयर मैंने बनाई गई है, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है ना, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी जा रही है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो कि ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 30 से, ये 20 से, 10 से, ये 5 से, ये फिर जो यहाँ पे नीचे वाली होती है सरफेस ग्राउंड से टच होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, यानी कि रेस्ट पे होता है, ठीक है। क्या होता है, रेस्ट पे होता है।
तो ये लेयर आपस में फ्रिक्शन लगाती है ना, यहाँ पे आपस में क्या होती है, इनके फ्रिक्शन होता है। इस फ्रिक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं विस्कोसिटी, है ना। तो वही है कि आपस में लेयर होती है, इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाता हूँ, ठीक है, फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में जाता है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती है, बताओ, वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है। यानी कि सबसे नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट है ना, सरफेस के कॉन्टैक्ट में नीचे वाला लास्ट, उसको तो लेयर होती है वो बिल्कुल जीरो होती है ना, रुका हुआ होता है। तो यहाँ से भी एक आप लाइफ का लेसन मैं देना चाह रहा हूँ कि आप बाहर से कितनी भी भड़दड़ मची हो, है ना, कितनी भी गड़बड़ी हो बाहर, अंदर से शांत रहना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे अंदर से शांत आपको दिख रहा है, अंदर से जैसे कि वाटर भी शांत रहता है ना, बाहर से कितनी भी स्पीड से जा रहा है ना, ऊपर क्या भी हो रहा है, लेकिन अंदर ये शांत रहता है। तो अपन को भी जीवन में कितनी भी बात दिमाग में कहने का मतलब ये बाहर कितनी भी समस्या हो, कितने कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अंदर से हमेशा शांत ही रहना चाहिए, ठीक है। तो साइंस की लेसन भी ये आपको बहुत बड़ी चीज़ें सिखा देती है। तो आप बस ऐसे ही मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है, तो आपको बस लगे रहना है ना लास्ट तक। तो ये अपन विस्कोसिटी, अब देखो अपन देखते हैं कि अपन 2 लेयर लेते हैं, एक सिंपल सी, समझते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। चलो, ये एक लेयर है अपने पास, एक अपने पास ये लेयर है ना, ये लेयर है अपने पास, ठीक है। ये 2 लेयर है और इनके बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज dx है, और इस लेयर की जो वेलोसिटी है दैट इज़ v प्लस dv है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है ना, थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो dv ज़्यादा है इसकी। तो यहाँ पे एक टर्म्स आता है, तो वो अपन देखेंगे। तो यहाँ पे एक लेयर है, 2 लेयर है, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे fv लगेगा, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो fv नीचे लगेगा। ये यहाँ पे जो ये v है वो दैट इज़ विस्कस फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टर्म्स। यहाँ पे जो fv है वो है फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, है ना, जिसको अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं अपन, विस्कस फोर्स, है ना। ये अपने पास लेयर के बीच में लगता है, ये अपन को पता है। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है ना, ये जो विस्कस फोर्स होता है Fv, ये डिपेंड करता है सबसे पहले तो एरिया पे, कि जितना इस सरफेस का एरिया होगा ना, यहाँ पे इसका एरिया A है, लेकिन जितनी लेयर के एरिया ज़्यादा होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा होता है V प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैंने बताया भी है कई बार कि ग्रेडियंट क्या होता है, जिसको अपन dx के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, यानी कि जो चेंजेस है ना, dx लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे जो चेंजेस है 1 मीटर पे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं बता देता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dv बाई dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, जैसे कि अपन को पता है कि dx पे जो चेंजेस है ना, चेंज वो क्या है dv, तो 1 मीटर पे कितना चेंज हो जाता है वो dv अपॉन dx, इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो यानी कि 1 मीटर पे जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी में, उसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ये अपने पास निकल गया है, और इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है दोनों का कंबाइंड, दैट इज a dv बाई dx, है ना। और यहाँ पे ये जो एक कांस्टेंट आता है दैट इज ईटा a dv बाई dx, है ना, वेयर इज ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, विस्कस फोर्स। यहाँ पे जो ईटा है ना, ये अपने पास है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऐसे लिखते हैं ना, चलो लिख लेते हैं यार, क्या इंग्लिश है, विस्कोसिटी, बस ये आपको है ना कि यहाँ पे ईटा है वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये अपने पास निकल के आता है विस्कस फोर्स। आपको बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे और चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये देखो 2 टाइप की प्रोफाइल होती है ना, यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, वेलोसिटी प्रोफाइल, है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, 2 होती है। एक होती है अपने पास यूनिफॉर्म, और एक होती है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, सिंपल है, नॉन यूनिफॉर्म लिख देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। 2 टाइप की होती है। यहाँ पे जो ग्रेडियंट होता है दैट इज dv बाई dx, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो dv बाई dx होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट,
कांस्टेंट नहीं होता है, ये आपको पहले समझना है, वेरिएबल होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ, है ना, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ तो आपको समझ में है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना लिक्विड की, वो v है। फिर यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो ऐसे कम होती जाती है यूनिट लेंथ पे, है ना। यूनिट लेंथ पे जैसे कि मैं देखना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे तो v कितना होता है 0। तो यहाँ पे टॉप, और देखो एक बार मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या ये, कि मान लो कि सपोज, है ना, लेट सपोज कि अपने पास जो dv/dx है वो कितना है 5 है मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड है ना, एक्चुअल में तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है ना, एक्चुअल में ये आता है ना, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, 5 दिया। इसका मतलब ये है कि यूनिट 1 मीटर लेंथ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 मीटर। यानी कि अगर मान लो कि ये अपने पास है 50 है मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 मीटर बाद कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर बाद हो जाएगी 45 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर बाद, है ना, 1 मीटर बाद देख रहा हूँ, 1 मीटर बाद कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, फिर 35, ऐसे करते करते लास्ट में 0 हो जाएगी, है ना, 1 मीटर बाद। तो ऐसे चेंज होती है प्रोफाइल, है ना। तो यहाँ पे ये आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल में dv/dx कांस्टेंट होता है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो कांस्टेंट होता है, और 1 मीटर पे वो सेम चेंज होता है ना वेलोसिटी में। यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये होता है कि देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मान लो कि यहाँ पे 50 थी, तो यहाँ पे ऐसे भी चेंज हो जाता है ना, यहाँ पे ऐसे भी चेंज हो जाता है, कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा है, फिर ऐसे। तो ये अपने पास है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोफाइल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि अपन कैसे निकालते हैं वेलोसिटी। तो ये मैंने दोनों बता दी, अब सारी चीज़ें आगे बताई गई है ना। ये अपने पास निकल के आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर, और यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें। इसकी जो यूनिट होती है विस्कोसिटी पोइजली होती है, यानी पोइज होता है CGS में, और 1 पोइजली होता है 10 पोइज के इक्वल होता है। ये सारी चीज़ें प्रोफाइल के लिए मैंने बता दिया। देखो प्रोफाइल अगर डायरेक्ट यूनिफॉर्म दी है ना, यहाँ पे अगर यूनिफॉर्म दी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, टॉप की, है ना, v टॉप की और v बॉटम की, माइनस जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस, क्योंकि एंगल थीटा सेम ही बनेगा। तो यहाँ से अपन लिखना चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना, v टॉप माइनस v बॉटम अपॉन जो डिस्टेंस दी है ना दोनों के बीच में, वो डायरेक्ट लिख सकते हैं। वेरिएबल में ये कांस्टेंट नहीं होता है ना, अपन को पता है नॉन यूनिफॉर्म में। तो ये था अपने पास ये। अब आते हैं अपन स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ मैंने क्या बोला था कि जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वो अगर किसी एयर में या लिक्विड में फ्लो होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स वो। तो यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा था तो ये ऊपर लग गया इसके विस्कस फोर्स, है ना, इसके कारण। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टोक्स लॉ बोले कि इट इज़ गिवन विस्कस ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग वेलोसिटी v, और इसका जो फॉर्मूला होता है इन्होंने वो दिया, दैट इज 6 पाई ईटा r इंटू वी, है ना, जहाँ पे v इज वेलोसिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इसकी रेडियस है, v इज वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी v, और ईटा इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और 6 पाई अपन को बताइए ना। तो यहाँ पे इसके जो ऊपर फोर्स लगता है दैट इज Fv ड्रैग फोर्स, वो होता है अपने पास 6 पाई ईटा r इंटू वी। ये आपको समझना है ना, इन्होंने यही बोला था स्टोक्स लॉ ने। आगे बढ़े क्या, चलो ये सारी चीज़ आपको पता ही है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे एक बार दिया है कुछ, हाँ एक बार मैं देख लेता हूँ, चलो एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ्लूइड का बाकी मिसिंग हो गया, मैं समझा देता है ना। चलो अगर ये बात, ये कोई भी बॉडी स्फेरिकल अगर फ्लूइड में फ्लो करे, है ना, ये ऐसे मान लो अपने पास फ्लूइड है, ये अपने पास फ्लूइड है, ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या फ्लूइड है, इसमें स्फेरिकल बॉडी है, एक अपने पास स्फेरिकल बॉडी है, और आपको पता है इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर क्या लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, इनिशियल की बात कर रहा हूँ, है ना, एट t=0 पे। तो t= टाइम बाद, है ना, सम टाइम बाद अगर मैं देखता हूँ तो यही बॉडी यहाँ पे होगी, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, तो यहाँ पे कोई ड्रैग फोर्स नहीं लग रहा है, स्टोक्स लॉ नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे अपने पास mg आ गया, ऊपर अपने पास बाइंड फोर्स लगेगा, और साथ में एक और आ जाएगा ऊपर फोर्स, है ना, ऊपर एक और फोर्स आ जाएगा दैट इज Fv ड्रैग फोर्स, यानी कि विस्कस फोर्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये v वेलोसिटी से जा रहा है नीचे। बात में आ गई क्या, इसकी रेडियस r है। तो अपन को पता है कि पहले तो इनिशियल में
एम जी लग रहा था और जैसे ही अंदर जा रहा था बाइंड फोर्स आ रहा था। अपन को पता है बाइंड फोर्स मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है, कल लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में अपन ने अच्छे से पढ़ा था। तो यहाँ पे ये बात है कि जैसे जैसे बढ़ रहा था अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अपन को पता है कि जो अपन ने एफ वी लिखा वो 6 पाई ईटा आर इंटू वी, आर सब सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो एफ वी है ना, एफ वी प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी अपने पास, ये अपने पास जो एफ वी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इनिशियल में तो जीरो थी वेलोसिटी, धीरे धीरे इसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के कारण बढ़ने लगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे एफ भी बढ़ेगा। तो एक ऐसा केस आएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इसको अपने पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जो अपने पास क्या होगा, ये फोर्स होंगे, है ना, इस बॉडी के नीचे जो एम लग रहा है, ऊपर जो बाइंड फोर्स लग रहा है प्लस एफ लग रहा है, वो इसका इक्वल हो जाएगा, है ना, एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम ऐसा समझ लो ना। इक्विलिब्रियम पे जो अपने पास बी प्लस एफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एम जी के होगा। और इस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एफ नेट है क्या हो जाएगा, एफ नेट जीरो हो जाएगा। एफ नेट जीरो होते हैं, यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। ये बात आपको समझनी है। इनिशियल में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर एफ जितना ऊपर लग रहा है उसके बैलेंस हो जाएगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। इसका एप्लीकेशन में अगर बताऊँ तो वो अपने पास रेन ड्रॉप, है ना, जब बारिश होती है तो इनिशियल में उसकी जो वेलोसिटी है ना, मान लो अपने पास किलोमीटर से भी जितने भी किलोमीटर या 1 किलोमीटर ऊपर से बारिश होती है, तो अपन देखते हैं कि पहले तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, ठीक है, एक्सेलरेशन के कारण जी लग रहा है। और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी फिर क्या होगा बाद में, ये बताओ, फिर क्या होगा कि उसकी जो विस्कस फोर्स है ना, एफ है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे इस बूंद की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर वाला फोर्स एम जी को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। क्या ये बात आपको समझ आई, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, बैलेंस करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, नेचर ने ऐसे बनाया अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप सोचो कि इतने किलोमीटर से ऊपर आती तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होती, यानी अगर इतनी वेलोसिटी अगर सर पे गिर जाए तो एज एक प्रकार से जो होती है अपने पास बंदूक की गोली उसकी तरह बिहेव करती है ना। तो ये अपने पास बहुत अच्छी बात है कि इसके कारण वेलोसिटी कांस्टेंट आती है और आराम से गिरती है और अपन मज़े लेते रहते हैं ना। तो अपने पास ये अच्छी बात है, नेचर अपने लिए सोचता है तो अपन को भी नेचर के लिए सोचना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ये समझना पड़ेगा कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको नेचर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देख ही रहे होंगे आपने नेचर को इतना बिगाड़ दिया है। तो आपको ये कोई ना कोई इनिशिएटिव, आपको कोई ना कोई अपने जीवन में इस नेचर के प्रति आपको कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इतना कर लो आपके लिए बहुत है, ठीक है, और बाकी तो मैं हूँ ही आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख तो बाइंड फोर्स लिखते हैं। बाइंड फोर्स कैसे लिखेंगे, फटाफट बताओ, फटाफट बाइंड फोर्स कैसे लिखते थे। लिक्विड है, पूरा वॉल्यूम अंदर है, तो वॉल्यूम वी रो बॉडी का, है ना, और ये अपने पास हो जाएगा रो वी बॉडी और जी, सही लिखा है। अपने पास एफ भी क्या हो जाएगा, और इस वेलोसिटी का भी नाम है टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको ना, टर्मिनल वेलोसिटी, क्या अब कांस्टेंट होगी। इसका ग्राफ भी ऐसा होता है कि इनिशियल में इंक्रीज होती है फिर ये कांस्टेंट हो जाती है ना। ये टाइम और वेलोसिटी का बताऊँ, ये अपने पास कांस्टेंट हो जाती है, दैट इज वी टी, इससे लिखते हैं ना, इसको वी टी बोलते हैं, वी टी बोलते हैं। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 पाई ईटा, रेडियस आर है, और वी टी इज इक्वल टू एम, मास कितना है इसका, वॉल्यूम और रो बॉडी इंटू जी। सही लिखा क्या, सॉरी यहाँ पे बॉडी का नहीं लिखते हैं अपन, थोड़ी सी गड़बड़ी वही करते हैं जो बच्चे करते आए हैं। यहाँ पे जो आ जाएगा वो लिक्विड का आ जाएगा। ये बात समझ आ गई क्या। तो यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको काट दो। क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, यहाँ पे ये अपने पास वी टी है, तो ये निकालना है, इसको इस तरफ लेके जाते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 6 पाई ईटा आर वी टी इजिकल टू, क्या चीज़ें हैं वो कांस्टेंट हो रही है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ वी हो जाएगा अपने पास ये, और रो बॉडी माइनस रो लिक्विड इंटू जी। सही लिखा है, अरे हाँ ना बोले यार। और इसका वी भी तो लिख सकते हैं अपन, इसका वी लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बता दो फटाफट बता दो, 4/3 पाई आर क्यू और रो बी माइनस रो एल इंटू जी। अब जो सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको काट दो। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, ये से अपने पास 2 बन गया, ये 3 बन गया। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से अपने पास निकल के आ रहा है, दैट इज़ ये मैं ही लिख देता हूँ, जो अपने पास वी टी निकल के आता है
वो कितना निकल के आता है बताओ? ये निकल के आता है 2 आ जाएगा ऊपर, आर से एक आर गया तो आर अपॉन ईटा आ जाएगा। ये अपने पास हो जाएगा 2r/9 ईटा इंटू रो बी माइनस रो एल अपॉन जी। ये वेलोसिटी निकल के आती है, ठीक है। ये अपने पास वेलोसिटी निकल के आती है, सही लिखा है ना, रो बी माइनस रो और ये। तो ये अपने पास वेलोसिटी निकल के आती है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है क्योंकि आर कांस्टेंट है, ठीक है। गोला है अपने पास, स्फेरिकल है, उसकी रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या क्या कांस्टेंट है? ईटा कांस्टेंट, डिफरेंस कांस्टेंट, जी कांस्टेंट। तो ये अपने पास निकल के आती है कांस्टेंट निकल के आती है ना, कांस्टेंट हो जाती है। और ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है। तो जैसे इनिशियल में क्या, ये अपने पास एफ नेट है, नीचे बढ़ रहा है क्योंकि इसका वेट लग रहा है, दैट इज एम जी। ऊपर एफ भी लगेगा, है ना, बाइंड फोर्स है ना, बी। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ेगा, वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा, दैट इज एफ वी। तो ये बैलेंस कर देगा, तो इस केस में जो एफ नेट हो जाएगा वो 0 बन जाता है। फिर ये अपने पास वेलोसिटी टर्मिनल कांस्टेंट आ जाती है। बात समझ आ गई क्या? अरे हाँ ना बोल दो यार, ठीक है। तो यही थी अपने पास वेलोसिटी। और अब आते हैं अपने पास टॉपिक, दैट इज पॉइजलीज फार्मूला। पॉइजलीज फार्मूला हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका मेन तो अपन देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर P1 है, चेंज P2 है, लेंथ L है। तो यहाँ पे जो अपने पास निकल के आता है ना, फ्लो रेट dt, वो कितना निकल के आता है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ पे वैसे लिखा गया है सारी चीज़ें, तो यही रहा, है ना। ये अपने पास निकल के आता है फ्लो रेट, दैट इज π/8 डेल्टा P r⁴ दैट इज ईटा इंटू एल, है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ से ये आपको याद रखना है ना। तो ये अपने पास dv/dt निकल के आता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ये प्रोफाइल है, दैट इज कौन सी है? नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल है ना। नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल है, तो अपन क्या करते हैं इसमें एक और एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी बन जाती है वो क्या बन जाती है, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या बन जाता है? कांस्टेंट बन जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अपने पास यहाँ पे ये भी निकल के आता है। तो ये था अपने पास विस्कोसिटी, इतना ही काफ़ी है इसमें, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, है ना। तो अब आते हैं अपन सरफेस टेंशन पे, है ना। सरफेस टेंशन आपने कभी बुलबुले दौड़ाएंगे होंगे ना, वैसे तो आपके बच्चे होंगे तब आप ऐसे चीज़ें दोगे, है ना। कभी घूमने जाओगे अपनी फैमिली के साथ, तो बच्चे भी जिद करेंगे, मुझे पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, है ना। तो वो बाद की बातें हैं। तो लेकिन आप देखो, आपने भी ऐसे बचपन में मजे लिए होंगे ना, उड़ा के ऐसे, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आपके। तो यही बात है, जैसे आपने देखा होगा ये इसके ऊपर चलता है ना, क्यों ये अंदर नहीं जाता। तो सारी चीज़ें ये किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन आता है, तो इसको पढ़ने से पहले अपने पास कंसेप्ट आते हैं, दैट इज 2 फोर्स लगते हैं, कोएसिव और एडेसिव। कोएसिव मतलब सी मतलब सेम, ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सेम। ए मतलब हिंदी में बोले तो अलग, है ना। ए अलग मतलब अलग अलग, है ना, डिफरेंट, है ना। यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ अलग, यानी कि अलग अलग के सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको एडिसिव बोलते हैं। कोहेसिव के बीच में लगता है, उसको कोहेसिव बोलते हैं, है ना। सॉरी, सेम सब्सटेंस के बीच में लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ये अपन को याद होना चाहिए, है ना। सरफेस टेंशन क्या होती है? सिंपल है कि एक झिल्ली बन जाती है ना, एक क्या बनती है? मेम्ब्रेन बन जाती है, ठीक है, लिक्विड के ऊपर। वो क्यों बनती है वो अपन समझेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेच क्या लिखा है कि फिनोमेन बाय वर्च्यू ऑफ द विच द टॉप लेयर ऑफ द फ्लूइड बिहेव जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन ना, एक स्ट्रेच क्या हो जाती है? झिल्ली बन जाती है ऊपर, उसको अपन क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। आगे बढ़े क्या? चलो, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन किसकी वजह से आता है? देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अपन को पता है कि ये अपने पास लिक्विड है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। आपको पता है यहाँ पे हर तरफ क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, हर जगह लग रहा है। तो इसके ऊपर जो एफ नेट है ना, मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ। तो इनके ऊपर जो नेट फोर्स है, इसके ऊपर जो एफ नेट है वो कितना है? 0 है। और इसका जो एफ नेट आ रहा है ना, इसका जो एफ नेट आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये भी आपको समझना है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं जो इसको खींचे। तो ऊपर वाले जितने भी लेयर वाले सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, वो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था कि ये स्प्रिंग की तरह जुड़े होते हैं आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये मॉलिक्यूल्स है ना, सिंपल है, मैं 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है ऐसे ना। आपको पता है कि स्प्रिंग से जुड़े होते हैं ना, ऐसे आपस में, ऐसे समझ लो एक बार के लिए ना।
ऐसे स्प्रिंग से जुड़े होते हैं, तो इनके ऊपर क्या लगता है, इनके ऊपर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लगता है ना, नेट क्या लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से नीचे की तरफ हो जाते हैं, और ये से अपने पास स्ट्रेच है ना, ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ पेज ऐड करके, कि यहाँ पे जो बनती है, आप समझना एक बार ध्यान से, है ना। यहाँ पे जो इस पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स है जो सरफेस पे हैं, तो यहाँ से अपन देखो, यहाँ पे जो स्ट्रेच बन जाएगी, ये स्ट्रेच हो गई है ना। और आपको पता है कि वैसे स्ट्रेच कोई स्प्रिंग होती है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, वो भी यहाँ पे जिक्र होगा, है ना। ये अपन को समझ में आनी चाहिए, ये स्प्रिंग से जुड़ी हुई है ना, ये ऐसे स्प्रिंग से जुड़े हुए अपन को पता है। तो ये थोड़ी सी क्या हो गई, अंदर की तरफ दब गई, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, इसके नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है ना, डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, नीचे की तरफ थोड़ी सी दबी। तो ये स्ट्रेच्ड है ना, जो इस ऊपर वाले लेयर क्या है, स्ट्रेच्ड है, ठीक है। तो ये होता है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन अगर मुझे लिखना है, इसका सरफेस टेंशन लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका सरफेस टेंशन कैसे लिखेंगे, कि जो यूनिट लेंथ पे है ना, यूनिट लेंथ पे इसको देखो, इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है ना, एफ लग रहा है, एफ लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। तो इस लेंथ पे मान लो कि ये लेंथ अपने पास एल है ना, यहाँ की जो लेंथ है वो एल है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एफ लग रहा है। तो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन होता है जैसे एस, वो होता है एफ अपॉन एल। एक तो आपको बना कि एल लेंथ पे जो अपने पास फोर्स लग रहा है दैट इज सरफेस टेंशन। एक दूसरा अपने पास टर्म ये है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो एनर्जी अपॉन एरिया, कि इतनी एरिया पे जो इतनी एनर्जी है पोटेंशियल, जैसे आपको पता है कि ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गई तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हुई होगी, तो वही कितने यूनिट एरिया पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको भी अपन सरफेस टेंशन से डिफाइन करते हैं ना। तो दोनों तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, वो अलग अलग है कि अपन को जहाँ पे जरूरत होगी जिस फॉर्मूले की वो अपन यूज़ कर लेंगे। आगे बढ़ें क्या, चलो। तो यहाँ पे ये था सरफेस टेंशन का रीजन। तो यहाँ पे ये सरफेस टेंशन देखो, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ये अंदर की तरफ दब जाए। और आपने अपनी नीडल की कभी सुई भी अपने रख के देखी होगी है ना, तो ये नीडल है ना, सिलेंड्रिकल, तो आपके अंदर तैरती हुई दिखती है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने पास यहाँ पे वही लिखी गई है। देखो क्या बोला है कि मैन टू वेज टू डिफाइन सरफेस टेंशन, एक तो अपने पास एनर्जी से देखते थे जूल पर मीटर इसका हो जाएगा, और एक फोर्स पर लेंथ, दोनों से मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें। अब आते हैं सवाल करते हैं ना, सवाल करते हैं तो अपन को सारी चीज़ें क्लियर और भी हो जाएगी अच्छे से। करें सवाल, आगे बढ़े क्या, चलो। तो अब सवाल करते हैं, अपना टाइम आ गया क्विज टाइम का, आगे बढ़ते हैं चलो। तो क्या बोला है कि एक अपने पास, ये क्या लिखा है, ये थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, अपन को मास मैक्सिमम लिखना है ना, मैक्सिमम मास सिलेंड्रिकल नीडल दैट कैन बी जेंटली प्लेस्ड ऑन ओवर सरफेस वाटर। ये यानी कि अपन को देखो सरफेस के ऊपर मैं जेंटली प्लेस करता, देखो यहाँ पे ये अपन को डायग्राम भी दिख रहा है ना, एक अपने पास ये क्या है, एक नीडल है जो ऐसे रखी गई है, जेंटली प्लेस करनी है, अगर अचानक कर दी अपन ने तो अंदर चल जाएगी, आराम से रखना है। तो आप देखो ध्यान से, ये बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये ऐसे है ना। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ डायग्राम, देखो कि यहाँ पे अपने पास इवन पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक नीडल सिलेंड्रिकल, ये अपने पास सिलेंड्रिकल नीडल है ना, ये सिलेंड्रिकल नीडल है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फोर्स लगेंगे है ना, यहाँ इस तरफ और इस तरफ लगेंगे। यहाँ पे जो लगेगा अपने पास दैट इज एफ इजिकल टू एस एल। एस एल कहाँ से आया, अपन को पता है कि एस इजिकल टू होता है एफ अपॉन एल, है ना। तो एस आ गया अपने पास, सॉरी ये अपने पास एफ अपॉन एल होता है, तो एफ हो गया अपने पास एस एल, ये आ गया ना। तो यहाँ से अपने पास एस एल आ जाएगा, इस तरफ भी आ जाएगा एस इंटू एल, दोनों तरफ फोर्स लग रहे हैं। इस दोनों फोर्स के कंपोनेंट लिख देते हैं, कैसे हो जाएंगे कंपोनेंट, देखो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एस एल साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल बन रहा है, और ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस एल कोस थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा एस एल कोस थीटा, ठीक है। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और प्लस एक और आएगा एस एल साइन थीटा, तो ऊपर ऐड हो जाए, और ये किसको बैलेंस कर रहे होंगे, एम जी को बैलेंस करेंगे। तो सिंपल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे जो 2 एस एल साइन थीटा है वो किसको कर रहे हैं, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम आ रहा है वो क्या आ जाएगा, 2 एस एल साइन थीटा अपॉन जी आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब ये मास का आ गया, और आपको पता है कि मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 9। तो यहाँ पे जो एम मैक्सिमम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 एस एल अपॉन जी, ये आंसर निकल के आता है, ठीक है जी। तो बस यहाँ पे हो जाएगा 2 एस एल
2SL/G, सही लिखा है, ये SL हो जाएगा 2/G। तो ये था अपने पास सवाल, है ना। तो ऐसे करना है आपको सवाल, आगे भी अपन देखते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ये अपने पास हो गया, जैसे नीडल यहाँ पे प्लेस की गई है ना, ये आंसर आ गया। आगे बढ़े क्या, अब ये देखो एक और सवाल है कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बिगर ड्रॉप टू रेडियस कैपिटल इनटू एन स्मॉलर ड्रॉप ऑलमोस्ट इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अपन को देखना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो दिन से देखो अपने पास एक बड़ी है ड्रॉप है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, एक छोटी छोटी अपन को डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं, एक बड़ी रेडियस है जिसकी रेडियस आर है ना, और इसको अपन ने कन्वर्ट किया छोटी छोटी बूंद में, एन बूंद में। तो आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो अपन को पता चाहिए कि वॉल्यूम सेम है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से डायरेक्ट अपन को बात पता होनी चाहिए कि ए तो कैंसिल हो गए, तो अपना जो आर की वैल्यू आती है दैट इज़ एन की पावर 1/3 इंटू आर, है ना। तो यहाँ से स्मॉल आर आ गया अपने पास कैपिटल आर बाय एन की पावर 1/3। एक तो इक्वेशन आगे काम आएगी, ये बना ली। दूसरा क्या अपन को पता है कि वर्क डन क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना, अपने एनर्जी लिखी थी पोटेंशियल, वो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है UI और U फाइनल, इनका जो चेंज ही है वही अपन को क्या देगा, पोटेंशियल वर्क डन देगा, है ना। तो जो वर्क डन आ जाएगा वो क्या आएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब अगर मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सॉरी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू फाइनल से, इसलिए मैंने U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दिया, और मुझे वही वर्क डन करना है ना। तो यहाँ पे वही पूछा गया है ना, देखो तो इज ऑलमोस्ट वर्क डन। तो अपन देखो ध्यान से, अपने पास जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, लिख लेते हैं अपन। तो वर्क डन हो गया अपने पास U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल क्या हो जाएगा, देखो U इनिशियल अपने पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, U इनिशियल हो जाएगा क्या था, S इंटू एरिया, तो सरफेस टेंशन A, और एरिया का हो जाएगा 4πr², सही लिखा है ना मैंने, U इनिशियल, ठीक है। फाइनल क्या हो जाएगा बताओ, U फाइनल जो हो जाएगा n टाइम्स, और ये हो जाएगा S इंटू A, यानी कि S इंटू 4πr², यही तो होगा। तो बस यहाँ से अपन लिख लेते हैं। तो वर्क डन जो हो जाएगा अपने पास U इनिशियल कितना है S, और जो कॉमन लेने वाली चीज़ें वो कॉमन ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं बताओ, S कॉमन ले सकते हैं, और 4π भी कॉमन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं कॉमन बताओ, ये कॉमन लिया, तो अंदर बचा r² माइनस ये बचेगा अपने पास n स्मॉल r², सही लिखा है ना। तो यहाँ से जो वर्क डन आ रहा है अपने पास 4πs इंटू r² कितना बनेगा, देखो r² अपना स्मॉल r की वैल्यू पता ही है ना, तो ये जाएगा अपने पास r² माइनस n, और ये जाएगा r/n की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, r² भी कॉमन आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू 4πr²s, और ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो स्क्वायर हो जाएगा 2/3, 1 माइनस यानी कि n की पावर हो जाएगी 1/3, और ये जाएगा ये, सही लिखा है मैंने, देखो एक बार ध्यान से, सही लिखा है ना, 1/3 2 स्क्वायर, और ये हो जाएगी 1 1 2 3 1/3, है ना। तो यहाँ पे अपने पास ये प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि अगर मैं वर्क डन देखो देना पड़ रहा है तो मैंने ये एवरेज लिखा, मतलब डिफरेंस वही है ना कि n की पावर 1/3 से, तो n की पावर 1/3 कौन सा था, ये रहा। तो यहाँ पे उल्टा लिया है, मतलब कहने का मतलब वर्क डन दे रहे तो इसने नेगेटिव लिया है ना, बात एक ही है। तो मेरे पास निकल के ये आंसर आ रहा है, तो ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। तो ये अपन ने ऐसे लिखा। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे तोड़ना पड़ रहा है ना, कोई भी चीज़ तोड़नी है तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, और सिमिलर अगर ये जुड़ेगी, यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ रही है, वहाँ पे अगर जुड़ेगी चीज़ें तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बस जीवन में भी ऐसे ही है, कैसे कि हमेशा तोड़ने की तरफ भागो ना कि जोड़ने की तरफ भागो ना कि तोड़ने की तरफ, क्योंकि तोड़ने से आपको काम करना पड़ेगा, जोड़ने से आपको एनर्जी मिलेगी। बात यही है, साइंस भी आपको बहुत सारे लेसन सिखाती है, तो आपको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ें, ठीक है। अब आते हैं एक्सेस प्रेशर पे, है ना। एक्सेस प्रेशर अब थोड़ा ही रहा है, ज़्यादा कोई है नहीं। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, देखो सिंपल, अपने पास 3 लेयर है, एक ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है ना। एक बार मैं ये और ये, आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ P1 P2 P1 P2 P1 P2, ये अपन को पता है। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, देखो सरफेस प्लेन एकदम, ऐसे कहने का मतलब P1 होगा वो P2 के इक्वल है। यहाँ पे सरफेस इस तरफ, इसका मतलब P2 इज़ ग्रेटर देन P1, यानी P1 इज़ लेस देन P2, और यहाँ पे P1 इज़ ग्रेटर देन P2, ये अपने पास हो जाएगा ना, सरफेस इस तरफ वाली ज़्यादा होगी।
ये अपन को पता है। और यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर, आप ध्यान से देखो, ये अपने पास सरफेस है, कौन सी है, कॉनकेव है, ये अपने पास है कॉनकेव, और ये होती है कॉन्वेक्स। तो एक्सेस प्रेशर जो होता है डेल्टा पी, जो अपने पास है एक्सेस प्रेशर, वो कुछ और नहीं है, वो अपने पास होता है पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स। ये अपने पास होता है ना, यानी कि डेल्टा पी अगर मैं लिखूं तो होता है अपने पास कॉनकेव माइनस प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स, ये अपने पास होता है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, ये होता है अपने पास एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे, कॉनकेव माइनस कॉनकेव। एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है कॉनकेव साइड का, उसको अपन कर्व सरफेस होती है तो वहाँ पे वही लिखते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। एक्सेस प्रेशर इन इनसाइड लिक्विड, आपको मैं एक बार इसके फॉर्मूले बता देता हूँ कैसे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से देखो। ये जैसे कि लिक्विड है, तो यहाँ पे कॉनकेव है, अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ P2 होगा, बाहर की तरफ P1, तो P2 ज़्यादा होगा P1, यानी कि डेल्टा जो P आता है दैट इज P2 माइनस P1, वो होता है अपने पास 2S/R। ये आपको याद रखना है ना। इसका सरफेस टेंशन S दिया है, रेडियस इसकी R दी है, तो इसका जो ये अपन को क्या दिया, सरफेस टेंशन लिख देता ना, ये सरफेस टेंशन दी है। ठीक है, और इसका जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 2S/R होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। एक होता है अपने पास एयर बबल, है ना, कि लिक्विड के अंदर बबल है जहाँ पे एयर है, तो यानी सरफेस टेंशन का मतलब वहाँ पे राइज ये हो सकता है, सरफेस कहाँ बनती है, जहाँ पे एयर और लिक्विड है वहाँ पे एक सरफेस है ना, ये आपको याद रखना है। जहाँ पे इंटरमीडिएट आता है सरफेस कौन सी होती है, कि जहाँ पे एयर है ऊपर या लिक्विड है, यहाँ अंदर एयर हो सकती है, बाहर लिक्विड हो सकता है, वहाँ पे भी लेयर बनती है। तो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, एयर बबल है ना। तो यहाँ पे जो अपने पास सरफेस टेंशन जाएगा, देखो यहाँ पे P2, यहाँ पे P1 होगा, तो वो भी एक्सेस प्रेशर आ जाएगा, डेल्टा P इजिकल टू P2 माइनस P1 इजिकल टू 2S/R ही होता है। इसका भी सेम ही होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े। अब सोप बबल में आपको मेन चीज़ एक याद रखनी है कि आपको पता है कि सोप बबल जो लेयर होती है ना, एक्चुअली में वो ऐसे होती है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके देखूँगा तो यहाँ पे ऐसी होती है, यानी कि यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी लेयर होती है। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो लिक्विड है, वो 2 बार एयर के कांटेक्ट में, अंदर क्या है, एयर है, ये अपने पास एयर है, और आउटसाइड भी एयर है ना, एयर है, दोनों तरफ क्या है, एयर है। तो इसकी जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। सोप बबल में मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, सोप बबल में 2 होती है, तो इसका जो एक्सेस प्रेशर आ जाएगा दैट इज वो होता है 4S/R। बस ये याद रखना है आपका ना, इसका जो होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स दैट 4S/R, है ना, ये होता है अपने पास। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। तो ये अपने पास था थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर का इंट्रोडक्शन, हो गया ख़त्म। अब आते हैं अपन लास्ट टॉपिक दैट इज कैपिलरी एक्शन, है ना। कैपिलरी एक्शन ये क्या होता है वो अपन देखें। तो सिंपल है, मैं समझा देता हूँ कि जब भी इस कैपिलरी कोई ट्यूब होती है ना, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल, उसको अगर मैं लिक्विड के अंदर इंसर्ट करता हूँ तो वो उसके जो अंदर लिक्विड की जो हाइट है या तो वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। इसको अपन बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं अपन कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें कि फिनोमिनन ऑफ राइज ऑफ फॉल और लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, है ना। या तो राइज भी कर सकती है या घट भी सकती है, जैसे कि ये बढ़ गई, ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल ये कोई ज़्यादा है नहीं, यहाँ पे कम भी हो सकती है किसी की और अंदर भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग हाइट के ऊपर। तो देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें समझा देता हूँ क्या है पूरा। ये अपने पास है एक कैपिलरी ट्यूब, इसका रीजन भी क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। यहाँ पे ये हाइट h है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे जो ये बन रहा है, ठीक है, ये अपने पास बनता है, ये एक स्फीयर बनता है, स्फीयर का है ना, एक गोले का पार्ट है ना, जहाँ पे कहीं ना कहीं ये रेडियस R होगी, और यहाँ पे ये जो स्मॉल r है वो है अपने पास मेसली, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल r है वो क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना, ट्यूब की रेडियस है। और ये अपने पास जो रेडियस है, रेडियस ऑफ जो यहाँ पे कर्व बनती है ना, कर्व सरफेस, है ना, स्फेरिकल, यहाँ पे रेडियस लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड,
जो ऊपर इनसाइड बनी है ना लिक्विड की, ये है अपने पास। और यहाँ से अपन रेशियो भी बता सकते हैं कि आर अपन जो स्मॉल आर है वो कोस थीटा के इक्वल होगा, है ना, ये अपन को पता है। और इवन यहाँ से अपन ये भी लिख सकते हैं कि जो आर की वैल्यू है वो अपने पास आर से लिखा है मैंने, अपन कोस थीटा हो जाएगा ना, ये आगे काम आएगा। कोस थीटा, थीटा भी क्या है वो देखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि इस लिक्विड की जो टेंजेंट है, यहाँ पे खींचता हूँ, और इस ट्यूब के बीच में जो एंगल बनता है, इस थीटा को अपन बोलते हैं, बताओ, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं, है ना, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ पे मैं ये सब मसाला तैयार कर रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्या यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आगे जो अपन सॉल्व करेंगे तब। तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। तो ये अपने पास क्या बनेगा, देखो ये कांटेक्ट एंगल है, तो ये अपने पास बन जाएगा एंगल थीटा, है ना। ध्यान से देखना, इस ज्योमेट्री से अपने पास एंगल बनता है, ठीक है। तो ये अपने पास थीटा है, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल क्या होता है, जो लिक्विड के जहाँ पे कांटेक्ट में है ना, दो एडेसिव फोर्स है, ठीक है, एडेसिव फोर्स की जैसे जो कांटेक्ट में है उनके ऊपर जो लेयर है ना, जो अपने पास लेयर है उसके ऊपर टेंजेंट खींचो वो, और जो अपने पास ऑब्जेक्ट है उसकी टेंजेंट, और वो टेंजेंट कहाँ खींचनी है, आउटसाइड नहीं, जहाँ पे लिक्विड है उस साइड खींचनी है, तो एंगल बनता है, इसको अपन बोलते हैं थीटा, कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। ये तो यहाँ से ये अपन ने सारा डेटा लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसकी हाइट क्यों बढ़ती है वो देखते हैं, वो सीखते हैं पहले तो, ठीक है। कि ध्यान से देखो, एक बार मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर बाय चांस ऐसे सपोज करो कि अपने पास एक ट्यूब है और इसकी हाइट इतनी थी, सपोज करो इतनी थी, अपन को पता है कि यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट है, यहाँ पे पी नॉट है, तो अंदर की लगभग पी नॉट ही हो गया ना, और यहाँ पे पी नॉट है। अपन जानते हैं कि यहाँ पे पी नॉट है, तो यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे होगा पी नॉट माइनस 2s/r होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा, बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर हाई है, तो यहाँ पे प्रेशर हाई से लो की तरफ फ्लूइड बनता है ना। यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर लिख देता हूँ, प्रेशर हाई है, और यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर लो है। तो यहाँ पे प्रेशर लो है और यहाँ पे प्रेशर हाई है ना, प्रेशर हाई प्रेशर लो। तो आपको पता है कि फ्लूइड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्रेशर लो से प्रेशर हाई की तरफ, है ना। यहाँ के सिमिलर सेम ही है, तो यहाँ के लो करता है तो फिर ये किसी हाइट पर आ जाता है, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक बढ़ा और ये यहाँ से यहाँ तक रहा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा अपने पास, यहाँ से जो प्रेशर होगा वो होगा अपने पास पी नॉट माइनस 2s/r, ये अपन को पता है ये होगा। और यहाँ पे अपन जानते हैं कि प्रेशर सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। यहाँ पे ये हाइट है, दैट इज़ h है, हाइट कितनी है, h है। तो यहाँ पे जो पी नॉट है वो यहाँ पे भी कितना होगा, पी नॉट होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे जो सेम लेवल पे प्रेशर है, मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होना चाहिए। तो पी नॉट इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास पी नॉट माइनस 2s/r इन, ये तो हो गया, प्लस रो जी एच, अपन ये भी जानते हैं ये हाइट पे हो जाएगा। तो यहाँ से जो कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, पी नॉट से पी नॉट गया, तो यहाँ पे कितनी आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज़, मैं आगे लिख देता हूँ ना, कितनी आ रही थी, 2s/r इजिकल टू रो जी एच, है ना, रो जी एच इजिकल टू 2s/r, और यहाँ पे h की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज़ 2s/रो आर रो जी, आर रो जी आ रही है। और अपन ये भी जानते हैं कि जो कैपिटल आर है वो क्या है, स्मॉल r अपॉन कोस फाई, जहाँ पे यहाँ पे थीटा क्या है, कांटेक्ट एंगल है। तो यहाँ से अपने पास जो h की वैल्यू निकल के आती है, जो अपने पास, ठीक है, कितना राइज हुआ उसकी जो वैल्यू निकल के आती है 2h/r, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा आर रो और जी, ये निकल के आती है हाइट। कितना निकल के आती है अपने पास, ये हाइट निकल के आती है। क्या ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये अपने पास एच की कितनी आती है, रो 2s कोस थीटा अपॉन आर जी, ठीक है। और ये अपन ने कौन सा लिया, जब H2O प्लस गिलास, है ना, गिलास ये लिया था तभी ये। और यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर अपने पास अलग है ना, इफ़ प्योर वाटर एंड क्लीन गिलास, तब ऐसा है केस, तो इसमें जो
वैल्यू आती है कोस थीटा की वैल्यू वो 1 होती है, यानी कि थीटा 0 डिग्री बनता है। थीटा 0 बनता है तो अपने पास जो एच की वैल्यू आती है वो आती है 2s/r रो जी, ये निकल के आती है ना, क्लीन के लिए, है ना। ये आपको कैसे याद रखना है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बनेगा ना, थीटा यहाँ पे एकदम 0 बन जाएगा। ये समझ में आया क्या? तो ये अपन ने जो भी लिखा, हाइट लिखी कि कितना राइज हुआ, उसका फॉर्मूला लिखा, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ से आप ध्यान से देखो कि जो अपने पास एच है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना। जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतनी हाइट की वैल्यू कम होगी, तो वही यहाँ पे दिया गया था ना। एक बार मैं बता देता हूँ वापिस, ये देखो जितनी पतली है उसकी हाइट ज़्यादा है। देखो h1, ये अपने पास h2 है, और ये अपने पास क्या है h3 है। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे रेडियस किसकी ज़्यादा है, बताओ, रेडियस इसकी ज़्यादा है, यानी कि r1 इज़ ग्रेटर देन r2 इज़ ग्रेटर देन r3। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, r1 लेस देन r2 लेस देन r3, है ना, ऐसे है। तो अपने पास h1 ग्रेटर देन h2 ग्रेटर देन h3 हो जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा आप कम रेडियस वाली ट्यूब लोगे उसमें हाइट ज़्यादा राइज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही अपन को लिखा है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ये डेरिवेशन कर दिए, क्या क्या आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ये डेरिवेशन भी हो गए, है ना। यहाँ पे अब इसकी जगह पे अपन ये लेते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं मरकरी लेता है, यहाँ पे पेन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे Ag+ ग्लास लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या होती है बताओ, घट जाती। बस ये आपको बात याद रखनी, क्यों घट जाती वो भी आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हाइट बन जाती वो ऐसे ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो जाती है ना, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें हाइट घट जाती है। और इसमें जो फोर्स होते हैं एडेसिव वाले फोर्स वो क्या होते हैं, कम होते हैं कोहेसिव से, ये आपको याद रखना है। यानी खुद के जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है वो ज़्यादा होता है, तभी ये अपने आप को सिकुड़ने की कोशिश करता है ना। और वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे ये और भी चीज़ें बता देता हूँ। इस केस में जो एंगल बनता है ना थीटा, वो बनता है 90 से कम बनता है, यानी कि एक्यूट बनता है। तो एक्यूट बने जब भी, तो अपने पास जो हाइट होगी वो इंक्रीज होगी, यानी इंक्रीज होगी। और यहाँ पे एक तो ये अपन ने पढ़ लिया, प्रेशर ये लिख दिया। और इस केस में हाइट डिक्रीज होती है और वहाँ पे कोई सी फोर्स कम होते हैं एडेसिव से। तो यहाँ पे जो थीटा बनता है वो बनता है ऑब्ट्यूज बनता है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा बनती है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनता है ना एंगल थीटा, इसको अपन कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे 90 ज़्यादा बनता है, तो यहाँ पे जो हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर अपन को पता है कि ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे आना पड़ेगा ताकि इक्वल हो जाए ना। यहाँ से एक सेम लेवल पे मुझे अगर देखना तो इक्वल हो जाए, बस इसलिए नीचे आती है ना। और प्योर अगर मैं Hg लेता हूँ ना, प्योर ग्लास क्लीन ग्लास, तो इसके लिए अपने पास एंगल बनता है, वो कितना बनता है 180। तो अपने पास हाइट निकल के आती है, वो अपने पास आती है 2s/ρg rg, है ना, rg ये। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एक्सलरेटेड फ्रेम में है ना, एक्सलरेशन फ्रेम में, तो आपको पता है कि इसमें जो g वो अपन को क्या लेना है, g इफेक्टिव लेना है ना। तो यहाँ पे जो अपन ने हाइट लिखी दैट इज़ 2s cos r ρg, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेना है बस। यानी कि अगर ऊपर जा रहा है लिक्विड पूरा तो अपन क्या ले लेंगे G+A, जैसे अपन ने बहुत सारे केस देखे, और नीचे आ रहा है तो G-A, बस ये आपको मैंने याद रखना है ना। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो कॉन्टैक्ट एंगल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। आगे बढ़े क्या चलो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट तो क्या थे बताओ। यहाँ पे तो अपन ने एक पढ़ा कि यहाँ पे जो H है वो 1/r के प्रोपोर्शनल है ना। और क्या पढ़े थे बताओ। और अपन ने यहाँ पे ये देखा कि ये जी इफेक्टिव वाला अपन ने देख लिया, है ना, जी इफेक्टिव वाला और अपन ने ये देखा कि अगर मान लो कि इनसफिशिएंट आ जाए ना, इनसफिशिएंट ट्यूब हाइट आ जाए ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनसफिशिएंट हाइट ऑफ ट्यूब। देखना ध्यान से, अगर अपन को जैसे कि मान लो कि एक अपने पास है, इतना बढ़ रहा था है ना, इतना लिक्विड बना था, अब की बार अपन को इतनी हीट लेनी है,
ठीक है, हाइट इसकी इतनी थी, अब इतनी दी है, तो क्या हो जाएगा, बस कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो h है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r था, है ना, ये अपने पास 1/r था। तो यहाँ से जैसे हाइट कम हो जाएगी तो रेडियस बढ़ा देगा, यानी कि यहाँ पे कोई फुहारा वगैरह नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पानी फुहारे की तरह निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस अगर अनसफिशिएंट हाइट है ट्यूब की, तो आपको यहाँ पे जो रेडियस है, ठीक है ना, यहाँ पे इसकी जो भी रेडियस बनेगी सेंटर की, वो आर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। बस ये आपको याद रखना है ना, यहाँ पे कोई फुहारा नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपको मेन थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये आपका जो था वो समाप्त हो गया। थैंक यू सबसे पहले तो, ठीक है, कि आपने ये लास्ट तक बने रहे। और जितने भी मैंने कंसेप्ट पढ़ा है इसमें, ना, मैंने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, बेसिकली बता देता हूँ कि अपन ने पहले तो पार्ट में अब जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हाइड्रोस्टैटिक्स, और इस पार्ट में अपन ने हाइड्रोडायनेमिक्स और साथ में नॉन आइडियल फ्लूइड पढ़ ली। जहाँ पे अपन ने हाइड्रोडायनेमिक्स में अपन ने क्या देखा था, बताओ, हाइड्रोडायनेमिक्स में अपन ने फ्लो देख दिया ना, फ्लो देख लिए, ठीक है, बर्नौली थ्योरम जो भी थी सारी चीज़ें देख ली। और इसमें अपन ने देखा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। तो ये इसमें जो इतने जेईई मेंस में जितने भी कंसेप्ट पूछे जाते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो मैंने आपको बता दिए विथ पीवाईक्यू के साथ में, है ना। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाने, अच्छे से पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है, और टेस्ट दो, इस चैप्टर के टेस्ट अच्छे से देना और उसका एनालिसिस जरूर करना। तो और डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और हमारी जो प्ले लिस्ट है उनको दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूबल कंटेंट मैं लेके आता हूँ, है ना, ठीक है। तो आपको मिलता हूँ देख नेक्स्ट लेक्चर में, जो 11th का एक लास्ट रहेगा, दैट इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। फिर अपनी 11th भी कंप्लीट, और मैं फिर करता हूँ शुरू आपके लिए 12th, है ना। 12th अच्छे से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल धमाकेदार, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।